नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। आपके आईएनसी के 2 सेशंस बाकी थे, वो मुझे आपको बताने हैं। और उसके बाद आज हमारा टॉपिक होगा धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये आपके 2 स्लाइड्स हैं यहाँ पे आईएनसी से रिलेटेड, जो कि मुझे आपको बतानी है। प्लीज आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बीनू झनकार जी, रीता सैनी, राहुल महावलीय, वर्षा, नेहा, फैनेश, सविता, जगदीश चौहान, आर्यन, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन के साथ ताकि हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जल्दी से बताओ, चंगे हो? चलिए देखो, यहां पे आपको मैंने ज्यादातर चीजें बता दी थी। आज मुझे आपको बताना है 1940 में आपका हुआ था रामगढ़ में आपका अधिवेशन। इसको मैं लिख देती हूं रामगढ़, ठीक है? जो ब्लू स्लाइड पे है उसे मैं लिख देती हूं। ये 2 ही स्लाइड्स हैं इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं कराया। आगे देखिएगा, फिर यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आजाद। और ये आपके 1940 से लेकर 45 तक आपके अध्यक्ष रहे रामगढ़ अधिवेशन में, ठीक है? रामगढ़ अधिवेशन में प्यारे प्यारे बच्चों ये आपके 1940 से लेकर 45 तक अध्यक्ष रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे समय तक, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आईएनसी में सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहा, तो अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्यारे बच्चे, 1940 से लेकर 1945, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, मैम आप सही कह रही थी कि ये पीडीएफ फोन में सही दिख रही थी। हाँ जी श्वेता जी, ये फोन में सही दिख रही थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आगे से ये कलर आपको नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ बन गई, अब इसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है? उसके बाद प्यारे बच्चों 1946 में आपका क्या हुआ? मेरठ में अधिवेशन हुआ, मेरठ, ठीक है? और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, तो आप ये बोलेंगे कि मैम जेबी कृपलानी। प्यारे बच्चे गौर से सुनना, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, यानी 1946 से आपके अध्यक्ष बने और 1947 जब आपका भारत आजाद हुआ उस समय तक प्यारे प्यारे बच्चों आपके कौन अध्यक्ष थे? आचार्य जेबी कृपलानी, जिनके बारे में आपने मुझसे सुना था संविधान सभा में। जब संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया तो किसके कहने पर? जेबी कृपलानी जी के कहने पर। तो यही जेबी कृपलानी जो है प्यारे बच्चे आपके स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, ठीक है? आगे देखिएगा, आगे फिर हम बात करते हैं जो कि लास्ट है 1948 जयपुर में। प्यारे बच्चों जो ब्लू स्लाइड पे है वो मैं लिख रही हूं, जयपुर में होता है और इसमें अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। इसमें कौन अध्यक्ष थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है? ये आपका खत्म। तो पट्टाभी सीतारमैया प्यारे प्यारे बच्चों आपके इस समय यहां पर अध्यक्ष थे, ठीक है? पट्टाभी सीतारमैया, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं अगर और आगे की तरफ चली जाती हूं तो मैं आपको यहां पे और भी चीजें बताना चाहूंगी। जैसे आपके यहां पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कांग्रेस में कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए? तो कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए। पहला जॉर्ज यूले, दूसरा बैडरमन, तीसरा अल्फ्रेड बेब और चौथा हेनरी कॉटन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पहले वाला इंपॉर्टेंट है। फिर 3 महिलाएं, एनी बेसेंट 1917 में, सरोजनी नायडू 1925 में और नलिनी सेन गुप्ता 1933। आप 8 जोड़ते जाओ। 1917 में प्यारे बच्चे जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1925, ठीक है? और 1925 में 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1933। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल चुकी हूं, तो डेली डेली आप क्वेश्चन को लेकर ये कमेंट ना करें। क्वेश्चन मैं आपको डेली बोल चुकी हूं कि आपको वीकेंड पर मिलेंगे। डेली क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे बेटा, क्योंकि डेली में क्लासेस होती हैं, तो आपके क्वेश्चंस आपको वीकेंड में मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए अब आप टेंशन मत लो। तो ये आपका कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, यहां पढ़ा दिया है ना चौधरी जी, नलिनी सेन गुप्ता, यह आपकी तीसरी है। क्लियर। आगे आपका नया टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। पॉलिटी क्लास आज प्यारे बच्चों हुई है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा कि आईएनसी के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आईएनसी में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये सब प्रश्न आपके सामने होंगे। और आज आपका एक नया टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। मैम, धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो आपको बेटा बहुत अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि धार्मिक सुधार आंदोलन जो है उनकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपके यहां पर आपके धर्मों में कुछ ऐसी कमियां थी जो कि गलत थी, जिसमें धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार हो रहा था। और अगर मैं इस ऐसी एक प्रथा का नाम बताऊं तो सती प्रथा। सती प्रथा के अंदर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था क्योंकि उनके पति मर जाते थे। ठीक है, तो आपके जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं वो क्यों यहां पर किए गए, ये धार्मिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे धर्म में बहुत सारी कमियां थी। जो चीजें धर्म में नहीं भी लिखी हुई थी उन्हें भी लिखा हुआ बता दिया कि ये हमारा धर्म है। तो उन सारी चीजों के लिए कि भाई इनमें सुधार होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। आपको ध्यान रखना है। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो ये राजा राम मोहन राय हैं, इनका समय 1772 से लेकर 1833। अब इनके नाम के आगे आप देखते हो राजा, तो प्यारे बच्चे राजा इनकी उपाधि है, राजा इनका टाइटल है। ये मैंने आपको मुगल्स में भी बताया है। और ये टाइटल इन्हें किसने दिया था? तो मैम अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनको इस उपाधि को देकर अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिस्टल में भेजा। ब्रिस्टल कहां पर है? इंग्लैंड में। और क्यों भेजा था मैम? क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए इसने भेजा। क्योंकि ये खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसने राजा राम मोहन राय से रिक्वेस्ट की और राजा राम मोहन राय वहां पर गए। और जब वो वहां पर गए तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। आगे धार्मिक सुधार आंदोलनों के अग्रदूत कहे जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाई कि हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें गलत हैं। तो आपसे यहां पे आगे इनको कहा जाता है आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता और प्यारे बच्चे भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय नवयुग का सितारा। ये सारे नाम किसको दिए जाते हैं? राजा राम मोहन राय को। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएंगे? पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी? पहला क्वेश्चन।
दूसरा, आधुनिक भारत या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तीसरा क्वेश्चन, नवयुग का तारा या भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यही पहले व्यक्ति होंगे जो पत्र यानी कि मैगजीन्स को निकालेंगे, समाचार पत्रों को निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके राजा राम मोहन राय से बनने वाले बेसिक क्वेश्चन हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। ठीक, आगे देखें इनके बारे में और क्या है। आगे है अतीत और आधुनिक, इसे ठीक कीजिएगा, अतीत और आधुनिक। ठीक है, अतीत और आधुनिक युग के मध्य का सेतु कहा जाता है इन्हें। सेतु क्या होता है? जो दो लोगों के, दो जगहों के बीच में बना होता है, दो नदियों के बीच में बना हुआ होता है। तो आपके अतीत और आधुनिक युग के मध्य के सेतु कौन है? राजा राम मोहन राय। क्योंकि इन्होंने अतीत और आधुनिकता के बीच में जो दीवार थी उसको खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने प्रयास किया कि लोग आज के समय को भी समझें। इन्होंने आवाज उठाई कि सती प्रथा एक गलत प्रथा है। जिस तरीके से पुरुषों को जीने का अधिकार है उसी तरीके से महिलाओं को भी अधिकार है। ठीक है, थैंक यू मेहर खानाम। सबका कमेंट दिख रहा है मुझे, कोई नहीं ये पूछे कि कमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना बिना कमेंट के पढ़ोगे उतना दिमाग शांत रहेगा और उतना आपको चीजें अलग अच्छे से समझ आएंगी। जी अभिषेक मीना जी, अकबर द्वितीय और अकबर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मुगल साम्राज्य में पढ़िए जाकर, बताया है बच्चा मैंने। उसके बाद प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया, 1809 से लेके 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी उसके अंदर इन्होंने काम किया। और मैम किस पद पर काम किया है ना, उसके अंदर इन्होंने किस पद पर काम किया, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखिएगा, प्लेन स्लाइड पर लिखकर बता देती हूं ध्यान से। क्या बोला? 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य, यहां पर इन्होंने कार्य किया। और किस पद पर कार्य किया? तो आप कहेंगे कि इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने जॉन डिग्बी के अधीन, जॉन डिग्बी के अधीन, जॉन डिग्बी के अधीन कस्टम कलेक्टर, कस्टम कलेक्टर, कस्टम कलेक्टर के पद पर कार्य किया। कस्टम कलेक्टर के पद पर कार्य किया। तो प्यारे बच्चों किसने? राजा राम मोहन राय ने। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने एज अ एम्प्लॉय काम किया। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसके बारे में बताया है प्यारे बच्चों ये मैंने? तो आप कहोगे कि मैम ये पॉइंट आपने हमें बताया है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जब आप आगे की तरफ इनके बारे में पढ़ोगे तो देखो आगे क्या लिखा है। इसी बीच प्यारे बच्चों इन्होंने 1809 में एक पुस्तक जिसका नाम है तुहफात उल उल मुहाविनी, जो कि इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी, इसकी भाषा थी फारसी। और इसमें इन्होंने क्या किया, इस बुक के अंदर प्यारे बच्चों इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध, कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा ईश्वर तो मन में होते हैं,
मूर्ति पूजा के खिलाफ थे राजा राम मोहन राय। और ये बात इन्होंने किस बुक में लिखी थी? तुहफात उल मुहाविदिन में लिखी थी, और जो कि इनकी फारसी में लिखी हुई एक बुक थी। ठीक है चूड़ामणि जी, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। रीमा, आपकी तरफ प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम और किसी को नहीं है बेटा, प्लीज चेक करें अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा, और साथ साथ इन्होंने किसी बुक में कहा कि भैया एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, एक ईश्वर को मानो, ये नहीं कि तरह तरह के ईश्वर की पूजा करते रहो। ईश्वर एक है, कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और साथ साथ ये भी कहा जाता है अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, यानी कि ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे ईश्वर कह रहा है। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर विश्वास किया इन्होंने कि एक ईश्वर में विश्वास रखो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों इन्होंने और क्या किया, देखिएगा। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, और इसी आत्मीय सभा में इन्होंने इसके थ्रू क्या किया? सती प्रथा का विरोध, सती सिस्टम के अगेंस्ट थे ये। इन्होंने कहा कि किसी को भी किसी को जलाने का अधिकार नहीं है। ये कौन से धर्म में लिखा है कि एक जिंदे मनुष्य को आप जला दो क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है? क्यों यहां पे सिर्फ महिलाओं को जलाया जाता है, पुरुषों को नहीं जलाया जाता? ऐसा कौन सा धर्म कहता है कि अत्याचार करो, जिंदे जीव को जिंदा जला दो? इन्होंने यहां पे बोला है। किस समाज के थ्रू? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में इन्होंने की, और इस सभा के तहत इन्होंने प्यारे बच्चे सती प्रथा का विरोध किया। और इसी सती प्रथा को जिसका इन्होंने विरोध किया, आपको आगे बताऊंगी कि 1829 में इन्होंने इस पर, इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इस पर प्रतिबंध लगाया। धार्मिक चीजों पर कोई नहीं जाएगा, जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ेंगे। आप हर चीज को धर्म से मत जोड़ा करिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ये? मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं? बेटा आप अपने विचारों को मत रखिए यहां पर, ये क्लास है। मैं आपको वो पढ़ा रही हूं जो राजा राम मोहन राय के विचार थे, और आप क्या कर रहे हैं यहां पर? धार्मिक चीजों को जोड़ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल क्लास नहीं ली जाएगी। ऐसी क्लास में मैं कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगी, सच्चाई से फिर अलग हटा दूंगी आपको। हम क्या मानते हैं ये हम पे डिपेंड करता है बेटा। धर्म कोई गलत नहीं है, किसी धर्म में कोई गलत बात लिखी हुई नहीं है। धर्म को डिफाइन गलत तरीके से किया गया है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप स्त्री को जिंदा जलाओ, लेकिन जलाया जा रहा था। आपके पुराने समय में धर्म को जिन्होंने व्याख्या की, जिन्होंने धर्म की, वो गलत तरीके से की। धर्म कोई गलत नहीं होता है, गलत होते हैं उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोग। प्लीज आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास में आप एकदम शांति बनाकर रखेंगे, ठीक है? आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो आगे इनके बारे में और इन्होंने क्या किया। 1817 में प्यारे बच्चे हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू कॉलेज है ये कहां? कलकत्ता में। और इसमें जो संस्थापक थे इनके साथ वो डेविड हेयर थे। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कि कलकत्ता में इन्होंने की थी, और वो किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की प्यारे बच्चों इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे देखिएगा अब किसके प्रयास से, किसने प्रयास किया था इस हिंदू कॉलेज के लिए, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने। प्रयास किसका था प्यारे बच्चे, राजा राम मोहन राय। इन्होंने प्रयास किया था कि कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हो सके। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। क्या लिखी इसने, इन्होंने लिखी यहां पर प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक, जिन्होंने इसमें न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी। एक शाखा आपकी ओपन की गई थी और इसमें इनकी कमियों के बारे में इन्होंने बताया कि शाखा में बहुत सारी कमियां हैं, शाखा में बहुत सारी रूढ़िवादिता हैं, और ये बात इन्होंने किस में कही थी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस बुक में कही थी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इन्होंने हर उस चीज का विरोध किया जहां पर चीजें गलत थी। क्लियर है, ये सब किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। तो आप क्या 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, किसके किसके साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर। किसने प्रयास किया था इसके लिए, कॉलेज के लिए, राजा राम मोहन राय ने। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस बुक किसने लिखी, तो राजा राम मोहन राय ने, मैम 1825 में लिखी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, भारत वो 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी को लिखा, और संवाद कौमुदी प्यारे बच्चे बंगाली भाषा में एक आपकी साप्ताहिक आपका पत्र था, वीकली इसको निकाला गया था, संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुई थी। 1821 में भाषा क्या थी, बंगाली, और कैसा पत्र था, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, क्या था ये, तो प्यारे बच्चों ये एक वीकली मैगजीन या वीकली पत्रिका, ये एक मैगजीन थी। ये याद रखने, बहुत पूछे जाते हैं, संवाद कौमुदी, आत्मीय सभा, मिरातुल अखबार, ये सब यहां पे ये देखो लिखा है, मिरातुल अखबार। ये फारसी भाषा में लिखा गया, और ये कैसा था, साप्ताहिक, ये भी वीकली था। और इस अखबार को आपके 1823 में अंग्रेजी सरकार ने एक लाइसेंसी एक्ट लेकर आई थी, अंग्रेजी सरकार, और उस समय इस अखबार को बंद कर दिया गया था। अगर मैं संवाद कौमुदी के बारे में आपसे बात करूं तो जरा देखना, संवाद कौमुदी, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताने जा रही हूं आपको। संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई, 1821 में। किस भाषा में थी, बंगाली में। तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, लिख देती हूं मैं यहां, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साथ साथ इसके बारे में एक चीज और लिखेंगे आप, किसी भारतीय द्वारा भारत में संपादित, ठीक है, किसी भारतीय द्वारा भारत में, पहले लिखो प्रकाशित, किसी भारतीय द्वारा भारत में प्रकाशित, संपादित तथा संचालित प्रथम पत्रिका थी। प्रथम पत्रिका यानी कि फर्स्ट मैगजीन थी, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मैंने शुरू में बताया था, इसीलिए प्यारे बच्चे इन्हें कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक।
इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित संपादित पहली पत्रिका निकाली थी जिसका नाम संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में थी ये, और प्यारे बच्चे 1821 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका एक अखबार निकला, मिरातुल उल अखबार, और इसी के साथ प्यारे बच्चे एक अखबार और निकाला था इन्होंने, बुद्धि दर्पण। बुद्धि दर्पण ये भी इन्हीं का अखबार था और ये भी इनका फारसी भाषा में था। ये भी किसमें था? फारसी भाषा। ठीक है। मिरातुल अखबार कब बंद हो गया था? 1833 का एक लाइसेंस एक्ट आया था कि आपको लाइसेंस लेकर ही आप चीजों को निकाल सकते हैं, और उसमें इसको जब्त कर दिया गया था, यहां पे सीज कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ इन्होंने एक और अखबार निकाला था, बुद्धि दर्पण, जो कि यह भी फारसी ही भाषा में था। फिर प्यारे बच्चों इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। बहुत प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने कि किसी भी तरीके से रूढ़िवादिता खत्म हो हमारे समाज से। कलकत्ता में कॉलेज स्थापित किया डेविड हेयर के साथ मिलकर। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। साथ साथ बहुत सारे अखबार निकाले और उन अखबारों में लोगों को मैसेज दिए, समझाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं कि इनका विरोध नहीं हुआ, कुछ लोगों ने पागल भी कहा कि ये पागल हो गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आएंगे, वो कहेंगे कि विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए, तो लोग कहेंगे ये भी पागल हो गया है। तो जब जब समाज में सुधार की बात हुई तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन सुधार आया क्योंकि लगातार उन चीजों के लिए प्रयास हुआ। जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था उन्होंने आवाज उठाई कि ये गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके समाज में थी जो रूढ़िवादी चीजें थी, उन सबके खिलाफ आवाजें उठी। ठीक है, आगे देखिएगा। 1828 में प्यारे बच्चों इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। पूरी डेट है 20 अगस्त 1828। और क्यों बनाया ये ब्रह्म समाज? तो प्यारे बच्चे धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए, कि जो भी टू स्टॉप रिलीजियस एविल्स, जो भी धर्म में बुराइयां हैं। कुरीतियां का मतलब क्या होता है? कुरीतियां का मतलब होता है बुराई, ऐसी रीतियां जो कि गलत हैं, जो कि बुरी हैं, ऐसे रीति रिवाज खत्म करो, धर्म को शुद्ध करो। आपके धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। लिखिए। ठीक है, तो आपकी कहां पे की गई? तो आपके 1828 में। अच्छा मैम, जगह क्या थी ब्रह्म समाज की? कलकत्ता। कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, आगे। उसके बाद प्यारे बच्चे राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्यारे बच्चे इस अकबर द्वितीय की पेंशन के मामले में ये कहां पर गए? इस अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में इंग्लैंड गए। ठीक है, आगे। 1829 में सती प्रथा पर रोक, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक के समय। अब 1829 में सबसे पहले ये रोक बंगाल में, फिर चेन्नई में, और फिर धीरे 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 करके पूरे भारत में। क्योंकि बेटा जो चीज बहुत समय से चली आ रही है, अगर उसको समाज से अलग करना है
तो आपको टाइम लगता है, उसका विरोध होता है, लोगों की गलत बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जब इसके लिए लगातार प्रयास किया, तो प्यारे बच्चों उस समय आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था बेंटिक, और बेंटिक ने इसको यहां पर बैन कर दिया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया कि सती प्रथा अब से भारत में नहीं होगी। जिस तरीके से पुरुषों को जीने का अधिकार है, उसी तरीके से महिलाओं को भी जीने का अधिकार है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको ये मैंने बताया कि इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, और ये प्यारे बच्चे उस राजा की पेंशन के मामले में इंग्लैंड गए, और जब ये इंग्लैंड गए तो वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई, और जगह का नाम क्या है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड। और वहीं पे इनकी समाधि है। ब्रिस्टल कहां पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर। हां, अचानक ही डेथ हो गई थी इनकी। तो इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अगर ये आवाज नहीं उठाते तो हो सकता है कि सती प्रथा के नाम पर कितनी महिलाओं को आज तक जलाया जा रहा होता। आप आज भी देखते हो, आज भी बाल विवाह के खिलाफ आवाजें उठती हैं, आज भी बाल विवाह हो रहा है, आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज से सारी बुराइयां खत्म हो चुकी है, नहीं, अभी भी ये बुराइयां आपको समाज में मिलेंगी। आज भी लड़के लड़की में भेदभाव है, आज भी लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने पर जोर दिया जाता है, और लड़कियों की सिर्फ एक ही उद्देश्य है, घर वालों का, शादी करना। ऐसा नहीं कि ये चीज आज खत्म हो चुकी है पूर्ण तरीके से, आज भी है, और अभी पता नहीं कितने समय अभी और लगने वाला है। और आप ये मत सोचो कि ये चीजें अभी केवल गांव में ही हैं, शहरों में नहीं है, शहरों में भी हैं। पढ़े लिखे लोग भी, आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर रूढ़िवादिता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों, जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, और इस ब्रह्म समाज को किसने संभाला? ध्यान से सुनिए। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, और इनके साथ में अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। ये सब लोगों ने मिलकर इस ब्रह्म समाज को जो है, इस ब्रह्म समाज को संभाला, और इस ब्रह्म समाज के जो उद्देश्य थे उन्हें साथ में लेकर चले। ठीक है, और ये जो ब्रह्म समाज है, इनकी मृत्यु के बाद किसके पास चला गया? देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास। इनके साथ और कौन थे? अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र सागर और केशव चंद्र सेन। अब ये जो केशव चंद्र सेन है, इनकी वजह से ब्रह्म समाज टूटेगा। क्यों टूटेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, अब आप आगे ध्यान से सुनिए। ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रह्म समाज के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन जो इसका किया है ब्रह्म समाज का, वो किसने किया है? वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। जब देवेंद्र नाथ ठाकुर जी इस ब्रह्म समाज से जुड़े और उनके अंदर उनके अधीन इसका नेतृत्व आया, तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, इसके विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेकर गए। यानी ब्रह्म समाज का इंटरनलाइजेशन किसने किया? अंतरराष्ट्रीयकरण किसने किया? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। आगे देखिए, केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो ब्रह्म समाज था, ध्यान से सुनना, इस ब्रह्म समाज ने अपना एक और उद्देश्य बनाया कि आपको बाल विवाह नहीं करना है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए इस ब्रह्म समाज ने एक अभियान चलाया, और ये लोग गांव गांव जाकर लोगों को कह रहे थे कि बाल विवाह नहीं करना है।
और जितने भी लोग ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, इस बात का प्रचार हर जगह पर किया जा रहा था और ये लोग गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे। अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया? केशव चंद्र सेन ने अपनी बहुत ही कम उम्र की बच्ची की शादी एक राजा से कर दी, जो कि उससे उम्र में काफी बड़ा था। क्यों कर दी? क्योंकि राजा के घर से रिश्ता आया था। तो केशव चंद्र सेन से यह कहा गया कि ये कौन सी बात हुई कि तुम खुद दूसरों को बोल रहे हो कि बाल विवाह नहीं करना है, और तुमने खुद अपनी छोटी सी बेटी की शादी कर दी क्योंकि राजा के घर से रिश्ता आया था। केशव चंद्र सेन के खिलाफ हो गए ब्रह्म समाज के लोग, और अब ब्रह्म समाज जो है यहां पे टूटेगा। ये तो वो वाली बात हो गई बेटा कि मैं आपको कहूं कि बेटा आप चीनी मत खाओ, लेकिन मैं खुद चीनी खा रही हूं। आपको गांधी जी की एक कहानी सुनाती हूं। एक बच्चा था, वो बहुत गुड़ खाता था। गुड़ जानते हो ना, जो गन्ने से बनता है गुड़, ठीक है, वो बहुत गुड़ खाता था। उसकी मां बहुत परेशान थी उससे। अब उन्हें किसी ने बोला कि आप इसे गांधी जी के पास लेकर जाओ। वो क्या करते, देखो ये कहानी मैंने किससे सुनी है, ये कहानी मतलब अंकित सर को नवीन सर ने सुनाई थी और मैंने नवीन सर से सुनी है और मुझे अभी याद आ गई। तो उस बच्चे को जब गांधी जी के पास लेकर गई उसकी मां, तो उन्होंने कहा कि इसको तो आप 2 दिन बाद लेकर आना। उसने बोला ठीक है, तब मैं समझाऊंगा। गांधी जी ने कहा कि 2 दिन बाद लेकर आना, तब मैं समझाऊंगा। अब उसकी मां 2 दिन बाद पहुंची तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा कल से तुम गुड़ मत खाना। तो गांधी जी से वो बच्चा बोला, ये बात तो आप 2 दिन पहले भी बोल सकते थे, आज ही क्यों बोली है आपने? तो गांधी जी ने कहा कि मैं 2 दिन पहले खुद गुड़ खाता था। गांधी जी ने कहा कि जब मैं 2 दिन पहले खुद गुड़ खाता था तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता था। अब 2 दिनों से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि अब गुड़ मत खाना। तो इसलिए केशव चंद्र सेन पर भी यह बात लागू होती है कि आप दूसरों को कह रहे हो कि बाल विवाह मत करो, लेकिन आपने खुद कर दिया। मैं आपसे कहूं कि बेटा दहेज मत लेना, लेकिन जब कल मेरे भाई की शादी हो तो मैं खुद कहूं कि दहेज लो। तो जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति करेगा। मैं आपसे कहूं गुस्सा मत करो, लेकिन मुझे उससे पहले खुद गुस्सा करना छोड़ना होगा। सुनिए ना नवीन सर से, मैंने भी नवीन सर से ही सुनी है। ठीक है, आगे देखिए अब आगे क्या हुआ। आगे देखिए 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। ठीक है, और ये किसके अंडर में आ गया? देवेंद्रनाथ ठाकुर के। और फिर प्यारे बच्चे केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, जिसमें आपके प्यारे बच्चों आनंद मोहन बोस और आपके शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता। तो आपका ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, पहले ये ब्रह्म समाज से भारतीय ब्रह्म समाज हुआ, फिर भारतीय ब्रह्म समाज ये आपका 2 भागों में बटा। आदि ब्रह्म समाज जो कि देवेंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में आया, और साधारण ब्रह्म समाज उन लोगों ने मिलकर बनाया जो केशव चंद्र सेन से नाराज थे। नहीं बेटा, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूसरे हैं। यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहां लिखा है? यहां ईश्वर चंद्र सागर लिखा है, ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्म समाज, और अगला अब आपका आएगा प्रार्थना समाज। इस प्रार्थना समाज की स्थापना क्यों की गई थी, आखिर इसका क्या उद्देश्य था, यह मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तब हम प्रार्थना समाज के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मैं एक स्लाइड ऐड करना चाहूंगी यहां पे देखिएगा। सबसे पहले प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, पहले हम ये देख लेते हैं इसकी स्थापना। देखिएगा जरा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 1867 में संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ध्यान से सुनना, इसके संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग हैं। लेकिन प्यारे बच्चे एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने इसे प्रसिद्धि दिलवाई थी।
प्रसिद्धि किसने दिलवाई? जब इसमें आपके महादेव गोविंद रानाडे जी आकर जुड़े तो इस प्रार्थना समाज को यहां पर प्रसिद्धि मिली। इसलिए बहुत सारे लोग इसका संस्थापक कई बार महादेव गोविंद रानाडे टिक कर देते हैं। लेकिन इसके संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और इनके साथ इसमें कौन कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन और आरजी भंडारकर। केसी सेन का मतलब है केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर इस प्रार्थना समाज में जुड़े हुए अन्य व्यक्ति थे और इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम करने वाले व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे। अब ये जो प्रार्थना समाज है, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? ये किस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे प्रार्थना समाज में दलितों, पिछड़ों, प्रार्थना समाज में दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, ठीक है, प्रार्थना समाज में दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों व अछूतों की दशा में सुधार हेतु दशा में सुधार हेतु सॉरी बेटा, ठीक है, सुधार हेतु दलित जाति मंडल, दलित जाति मंडल यहां पे मे की जगह करना ने दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों व अछूतों की दशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडल व समाज सेवा संघ की स्थापना की। समाज सेवा संघ की स्थापना की। ये सब किसने किया? आप कहोगे प्रार्थना समाज के लोगों ने। प्रार्थना समाज के लोगों ने, आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और कहां हुई। ठीक है, तो आप कहोगे मैम 1867 में, और ये कहां पे किया गया था? मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या था कि मैम जो भी, सॉरी बेटा, जो भी पीड़ित हैं, दलित हैं, ठीक है, या जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको हम अछूत मान रहे हैं हमारे समाज में, इन सबको न्याय मिल सके, इन सबको बराबरी मिल सके, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। और इन्हीं प्रार्थना समाज के लोगों ने इसके लिए प्यारे बच्चे क्या क्या बनाया है? तो आप कहेंगे दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ। ये इसीलिए बनाए गए ताकि प्रार्थना समाज के लोग यहां पे इन लोगों को इंसाफ दिला सके, समाज में इन्हें इनका स्थान दिला सके, इनके साथ जो भेदभाव होता है उसे खत्म कर सके। तो ये आपके प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। प्रार्थना समाज ने दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों और अछूतों के लिए काम किया, इनकी दशा में सुधार के लिए काम किया। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्रार्थना समाज के बारे में मैंने आपको बताया है। संस्थापक बताए, कहां पर स्थापना हुई, कब हुई। अब आप देखिएगा आगे यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर देखिएगा जो आप देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन, यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। प्रार्थना समाज प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेटा लिखा हुआ है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। ध्यान से देखो रीता, ध्यान से देखो, ठीक है। आगे देखिए,
अब यंग बंगाल आंदोलन जो कि 1826 से 1831 तक चला, और इसे चलाने वाला व्यक्ति कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये विवियन होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो है। और इसने क्या किया? ये कौन था? तो हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर था। हिंदू कॉलेज किसने बनाया? मैंने अभी बताया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सॉरी, वो तो अलग था, सॉरी, एक मिनट। ये था आपका, यहां पे देखिए, वो आपका था कलकत्ता, ठीक है, वो था कलकत्ता हिंदू कॉलेज, ये वाला देखो। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के साथ। और इसी हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर बनकर कौन आया है? इसी हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आया है प्यारे बच्चे, हेनरी विवियन डेरोजियो। और कितनी उम्र है इसकी? केवल 17 वर्ष। यंग बंगाल आंदोलन इसने 1826 में शुरू किया और 1831 तक चला। और जब ये प्रोफेसर बनकर आया तो इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की आयु थी। और इसकी मौत कितनी में हो गई? 22 वर्ष की। 1809 में इसका जन्म हुआ है और 1831 में इसकी मृत्यु। तो अब आप खुद लगा लो कि कितने दिन तक जिंदा रहा? केवल 22 वर्ष तक। और इसमें यंग बंगाल आंदोलन की अगर मैं बात करती हूं तो इसके संस्थापक बहुत पूछा जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन क्या था? इसके नाम से ही आपको समझना चाहिए कि यूथ को यहां पे इकट्ठा किया गया था। और यूथ को इकट्ठा करके जो गलत चीजें हैं, जो रूढ़िवादी चीजें हैं, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। और करने वाला कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर, 1820 से लेकर 1891, यानी 1820 में इनका जन्म हुआ है और 1891 में इनकी मृत्यु। आप पहले इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये कौन थे। प्यारे बच्चों, संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद विद्यासागर, जो किसके लिए फाइट करेंगे? विधवाओं के विवाह के लिए। ये कहेंगे कि जब एक पुरुष पत्नी के मरने के बाद शादी कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? जब एक पुरुष को दूसरी शादी करने का अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं है? और इसी चीज के चलते लोग इन्हें पागल कहेंगे। और जब ये चीज बैन की जाएगी, प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो भारत ये नाराज होंगे कि हमारे धर्म के खिलाफ छेड़छाड़ कर रहे हो तुम। पहले तुमने सती प्रथा को बंद किया, अब तुम विधवाओं को कह रहे हो कि दोबारा शादी कर सकती हैं। कैसी प्रथाएं लगा रहे हो? हमारे धर्म के खिलाफ नियम कानून बना रहे हो। और मैंने ये आपको 1857 के विद्रोह में बताया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इनका पूरा नाम क्या है? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ। अब मैं आपको इस लाइन को समझाती हूं और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। इन्होंने क्या कहा कि पहले के समय में, इन्होंने एक और आवाज उठाई कि पहले के समय में संस्कृत में जो शिक्षा ले सकते थे वो केवल कौन ले सकता था? ब्राह्मण। इनकी मोनोपोली स्टैब्लिश थी इस पर। ज्यादा फास्ट है क्लास? ठीक है, मैं और धीरे पढ़ा देती हूं। चूड़ामणि छत्रिया जी, आपके अलावा ये कमेंट और किसी का नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि फास्ट है तो मैं और स्लो कर देती हूं। प्यारे बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए और इन्होंने एक बात कही कि संस्कृत शिक्षा, यानी कि शिक्षा सबका अधिकार होता है। अब वो शिक्षा किसी भी भाषा में हो या किसी भी चीज की शिक्षा हो, वो शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा पे जो ब्राह्मण एकाधिकार है कि संस्कृत शिक्षा केवल ब्राह्मण ही ले सकते हैं, वो गलत है। इन्होंने इसका विरोध किया, ये इसके खिलाफ थे। अगेंस्ट ब्राह्मण मोनोपोली ऑन संस्कृत एजुकेशन। इन्होंने कहा कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं, बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति को लेने का अधिकार है। और बेटा, केवल शिक्षा ही नहीं, पहले जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था।
साथ साथ प्यारे बच्चे वो मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे, यानी कि वो आपके ओम भूर्भुवः स्वः ये भी नहीं कह सकते थे। वो सड़कों पे नहीं चल सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। तो ये सब इन्होंने कहा कि इसमें से जो एक ये चीज है कि संस्कृत शिक्षा केवल ब्राह्मण ले सकता है, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। आप एक मूवी देखना शूद्र, अगर आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा जो और बच्चों को सुनकर मंत्र का उच्चारण कर देता है उस मूवी के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे उस बच्चे की जीभ काट दी जाती है। कि दलित का बच्चा, शूद्र का बच्चा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, और उस मूवी में पंडित दिखाया गया है जो इस काम को करवाता है सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करने पर। आप सोच भी नहीं सकते कि पहले के समय के समाज में कितनी रूढ़िवादिताएं रही हैं, कितने अत्याचार हुए हैं लोगों पर। अब जितनी भी रोक लगी है वो सब नियम और कानूनों की वजह से। आगे देखिए यहां पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय पर पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय? कैनिंग के समय पारित, कैनिंग के समय पारित। और प्यारे प्यारे बच्चों किसके प्रयासों से? लिखिएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। इन्होंने हक की बात की, बराबरी की बात की, ठीक है, और यहीं पे लोगों ने फिर विरोध किया। इन्होंने प्रयास किया, अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया, और लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे धर्म के खिलाफ नियम कानून बनाए हैं। तो आपके 1857 के विद्रोह में एक धार्मिक कारण भी था, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। तो लोगों ने कहा अंग्रेजों से, तुम्हारे धर्म में होती होंगी विधवाओं की शादी, हमारे यहां पर नहीं होती। आगे देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए कि चाइल्ड मैरिज गलत है। एस्टैब्लिश्ड मेनी स्कूल्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बहुत बढ़िया कुंती कुमारी, अगर आपने देखी है तो। आगे अब देखना प्यारे बच्चों, इनके समय और क्या हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ, जिसमें कहा गया कि लड़की की जो उम्र होगी शादी की वो 14 वर्ष होगी। लड़की की शादी 14 वर्ष से कम आयु में आप नहीं करेंगे, 1872 में आया। उसके बाद फिर एक शारदा अधिनियम, प्यारे बच्चों, यहां से आपके प्रीवियस ईयर में आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा है। बालिका के विवाह की उम्र इसमें भी 14 वर्ष और बालक के विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई कि लड़की की शादी 14 वर्ष से कम आयु में नहीं होगी, और प्यारे बच्चों लड़के की शादी 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होगी। ये कहां पर था? शारदा अधिनियम में। तो ये बच्चों से रिलेटेड आपके क्या बने हैं? अधिनियम बने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1978, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा गया कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होगी। और ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। इस 55 वाले अधिनियम में 1978 में अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया और कहा कि लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, तब इनकी शादी होगी। और आज इसे फिर चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे बहुपत्नी प्रथा का विरोध। बहुपत्नी प्रथा क्या होता है मैम? इसका मतलब है बहुत सी पत्नी, बहुत सी पत्नी, यानी कि एक पुरुष कितनी भी शादियां कर सकता था।
चार चार पांच पांच छह छह बीवियां हो सकती थी उसकी। इन्होंने कहा ऐसा क्या जरूरत है कि एक आदमी को इतनी पत्नियों की जरूरत है? पुरुष कितनी भी शादी कर सकता है, महिला नहीं कर सकती, यह गलत है। पहली बात तो बहुपत्नी होनी ही नहीं चाहिए, किसी को अधिकार नहीं है। तो आपको पता है हिंदू धर्म में आज के समय में आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कल हम पढ़ेंगे यहां पर सत्य शोधक समाज। ठीक है, हां जी, टाइम हो गया है। शुभम, मैंने ये नहीं बोला कि कैनिंग के समय आया था शारदा अधिनियम। ये प्यारे बच्चे, ये अधिनियम जो मैंने आपको बताए हैं, ये बच्चों से रिलेटेड अधिनियम हैं, जो एक ही स्लाइड पर मैंने बता दिए हैं। ये कैनिंग के समय आया था ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों सत्य शोधक समाज। पीडीएफ आपके पास में बहुत पहले एडवांस दे चुकी हूं, तो कल आप पढ़कर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली देकर जाना, अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दे देना। गुड नाइट एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।